देखो, कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत बार यूज करने वाले हैं। अगर कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उसके ऊपर चार्ज कंजर्व रहेगा। क्या बोल रहा हूं मैं? चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टर विल बी कंजर्व्ड। जैसे हमने आपको बताया था, ये सिंपल पॉइंट है। अगर मान लो ये कंडक्टर है और इस पर हमने स्मॉल क्यू चार्ज दिया हुआ है और ये पॉजिटिव चार्ज, बट द अमाउंट ऑफ दिस चार्ज इज नॉट वेरी लार्ज। एक लाइट चार्ज हमने इसको दिया हुआ है, इस तरह से इस पर चार्ज है क्यू, और मान लेते हैं दिस इज द इनिशियल कंडक्टर। अब कोई भी इसकी विसिनिटी में कोई दूसरा चार्ज एज सच नहीं है, तो ये क्यू जो है, जैसा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह जैसा है, वैसा अपने आप को अरेंज करेगा। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करेगा, सबके चार्ज के कारण कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मान लो इसके बावजूद यहां पर हमने एक और चार्ज रख दिया, तो ये कंडक्टर न्यूट्रल पहले नहीं था, इस पर एक क्यू चार्ज ऑलरेडी था, लेकिन ये क्यू और ये क्यू सोचो बहुत बड़ा चार्ज है, तो एक रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। होगा क्या? आफ्टर प्लेसिंग द चार्ज एक रीअरेंजमेंट हो सकता है। जैसे पता नहीं यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा है, ये पूरा सिस्टम ही ऑनलाइन वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। जाने दो, मैं खुद से ड्रॉ कर देता हूँ। ये वो कंडक्टर है। जब हम क्यू चार्ज को डालेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाए, जिसको कहते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन। ये पहले आपको इंडक्शन में बताया था। रिडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, लेकिन अभी भी आपसे पूछा जाए कि नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज अभी भी इस पर क्यू है। दूसरी बात, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर कितना है, अभी भी वो जीरो है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि क्यू चार्ज के कारण जीरो है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इंड्यूस चार्ज के कारण जीरो है, इसका ये मतलब हुआ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण जीरो है। पहले अगर ये चार्ज नहीं था, सपोज ये चार्ज हमारा नहीं था, तो सिर्फ इंड्यू ये जो चार्ज है सरफेस पर, इन्हीं कारण अंदर में जीरो होना था, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट था। अब जब दूसरा चार्ज ला दिए तो उसके कारण भी नेट फील्ड अंदर में जीरो होना चाहिए। अगर वैसा ही अरेंजमेंट रह जाता तो वो तो अपने कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर रहा है, ये चार्ज के कारण तो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा उसको जीरो कैसे करेगा? तो ये चार्ज के आने से एक रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और ये सब सरफेस पर होता है, अंदर नहीं। मैंने अंदर दिखा दिया है, एक तरीके से ये गलत माना जाएगा। ये सरफेस पर होता है, कंडक्टर पर कोई भी चार्ज सरफेस पर होता है, अंदर में नहीं होता। तो इसको एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं। तो अगर निगेटिव चार्ज आना है तो निगेटिव चार्ज सरफेस पर जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा सरफेस पर। और जैसा मैंने बताया कि ई अब भी जीरो ही होगा। इसी तरीके से तो ये अरेंज हो रहा है। अरेंजमेंट का मेन रीजन यही है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा तो चार्ज मूव करते रहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन रीच ही नहीं कर पाएगा। तो ये सारी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है। दूसरा कि अगर दो कंडक्टर हैं, दो कंडक्टर है, आर्बिट्रेरी शेप के दो कंडक्टर है, और दोनों पर पहले से कुछ कुछ चार्ज है। इस पर चार्ज है Q1, इस पर चार्ज है Q2, और इसको हमने एक स्विच से क्लोज कर दिया, स्विच से ज्वाइन किया है। ये एक कंडक्टिंग वायर है,
दिस इज अ कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर। जब इसको स्विच को क्लोज करेंगे तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब कुछ चार्ज 1 पर से 2 पर जा सकता है, 2 पर से 1 पर आ सकता है। एग्जैक्ट क्या होगा ये हम लोग सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कुछ हो सकता है ऐसा भी कि कोई चार्ज मूव ही ना करे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इन जनरल अगर बोले तो इन जनरल में हो सकता है कि चार्ज लेफ्ट से राइट की तरफ जाए या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ आए, और देयर विल बी फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू दिस वायर, और बाद में ये चार्ज जो है वो Q1 डैश और ये हमारा Q2 डैश हो जाए। अब हम इंडिविजुअली इस वन वाले पर, ये हमारा मान लो वन वाला है और ये हमारा टू है, तो वन वाले पर इंडिविजुअली कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, टू वाले पर इंडिविजुअली कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, बिकॉज दिस चार्ज इज नाउ नॉट आइसोलेटेड। ये जो कंडक्टर है अभी आइसोलेटेड नहीं रहा, सिमिलरली जो वन है ये अभी आइसोलेटेड नहीं रहा, लेकिन इन दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए, इन दोनों को साथ में ले लिया जाए, तो अब ये आइसोलेटेड हो गए और इस पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाया जा सकता है। दैट मीन्स कि अब हम ये लिख सकते हैं कि 1+2 कंबाइंड एज अ कंडक्टर और कंबाइंड एज अ सिस्टम, हमारा Q1 प्लस Q2 जो इनिशियल चार्ज था वो Q1 डैश प्लस Q2 डैश इसके बराबर होगा। अब बात आती है कि सर हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं, क्या हम ये डिसाइड कर सकते हैं किधर से चार्ज किधर जाएगा? यस, कर सकते हैं। चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। द चार्ज, यहां पर लिख देता हूं, द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम, और चार्ज का मतलब हमेशा हम लोग पॉजिटिव चार्ज को लेकर चलते हैं, निगेटिव चार्ज का बिहेवियर जस्ट उसका उल्टा होता है। तो कभी भी, क्योंकि बुक में क्वेश्चन में ये सब चीजें परेशान करने के लिए देती हैं, क्योंकि चार्ज दो तरीके के होते हैं, इसलिए जो भी बात हम पॉजिटिव चार्ज के लिए करेंगे निगेटिव चार्ज का जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। अब दोनों को साथ में करोगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए कहीं भी कोई भी रिजल्ट में हम निगेटिव चार्ज का जिक्र नहीं करते। निगेटिव चार्ज का जिक्र करने का मतलब क्या हुआ, एक माइनस ही तो लगाना है, तो लगा दो, तो जो भी रिजल्ट हमने पढ़ा है उसको रिवर्ट करना पड़ेगा, अलग तरीके से, उल्टे तरीके से उसको देखना पड़ेगा। द चार्ज विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सबसे पहले तो एक बात याद रखना है कि चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल, बहुत बार यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर न ज्यादा चार्ज से कम चार्ज की तरफ क्यों नहीं फ्लो करेगा। तो चार्ज कितना है ये हमारा डिसाइड नहीं करता कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिसाइड करता है। बहुत बार ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि हमारा एक कंडक्टर इतना छोटा है और एक कंडक्टर इतना बड़ा है। अब ये छोटा कंडक्टर के पास जो चार्ज है और ये जो बड़ा कंडक्टर के पास चार्ज है, हो सकता है इसके पास बड़े वाले के पास ज्यादा हो। लेकिन जब ज्वाइन करें और छोटे वाले कंडक्टर का पोटेंशियल अगर बड़े वाले से ज्यादा हुआ, अगर इसको हम क्लोज करें स्विच को, तो चार्ज का फ्लो ऐसे हो सकता है, पॉसिबल है। तो सर इसके पास कम चार्ज, इसके पास ज्यादा चार्ज है, तो क्यों चार्ज उधर से इधर क्यों नहीं आ रहा? तो चार्ज डिसाइडिंग फैक्टर है ही नहीं ना बच्चे, हमारा पोटेंशियल डिसाइडिंग फैक्टर है। पोटेंशियल किधर ज्यादा होगा, इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे मान लो ये एक छोटा सा ट्यूब है, ठीक है, और इसको हमने एक पाइप से कनेक्ट किया हुआ है एक बड़े कंटेनर के साथ। बड़े कंटेनर में पानी का लेवल है इतना और छोटे वाले में पानी का लेवल है इतना, दिस इज द लेवल ऑफ वाटर, और ये लिटरली बहुत बड़ा है, ये ए ये बी। अब बताओ तुम इसको ज्वाइन कर दोगे, क्या लगता है ये पानी यहाँ से अपने आप उसके अंदर चल ए से बी में जाएगा, बी से कित में जाएगा?
बहुत सिंपल सा लॉजिक है, द वाटर विल गो फ्रॉम ए टू बी। इस तरह से पानी का मूवमेंट होगा। यहाँ तो पानी बहुत कम है, यहाँ तो पानी बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत बड़ा कंटेनर है, तो पानी बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पर पानी कितना है ये थोड़ा डिसाइड करता है, हाइट डिसाइड करती है। ज्यादा प्रेशर बन रहा है तो ये प्रेशर से पुश करेगा, तो वाटर का फ्लो हाइट डिसाइड करता है। उसी तरह से चार्ज का फ्लो पोटेंशियल डिसाइड करता है। पोटेंशियल ज्यादा होना, और कब तक ये फ्लो होता रहेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चार्ज विल फ्लो until potential of both the conductors would be same। ये दोनों कंडक्टर के पोटेंशियल जब तक सेम नहीं होगा तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन अगर रीच कर गया तो पोटेंशियल दोनों को बराबर कर सकते हैं। मतलब अगर फर्दर चार्ज का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो हम ये पोटेंशियल दोनों का सेम कर सकते हैं। दूसरी बात, ये चार्ज ऐसा नहीं है कि धीरे 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 फ्लो करता है, एकदम से सट से तुरंत जाएगा। मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स जो है चार्ज का जो भी मूवमेंट होना है वो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि दो दो चार चार चार्ज उठ के जा रहे हैं आराम से सो के, नहीं। अगर चार्ज का फ्लो होना है तो इट विल बी लाइक, ज्वाइन किया नहीं कि तुरंत चार्ज चला जाएगा। जैसे यहाँ वाटर वाले में तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन चार्ज में ऐसा टाइम नहीं लगता। जैसे ही ये पानी का लेवल नीचे नीचे जाएगा और ये पानी का लेवल ऊपर जाएगा, और जब जैसे ही ये दोनों एक बराबर लेवल पर नीचे आएंगे, यहाँ पर ये आ जाए और ये थोड़ा सा ऊपर जा जाए, ये यहाँ आ जाए, तो यहाँ पर आके पानी का फ्लो रुक जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आने में नीचे और इसके ऊपर जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं बोलेंगे वाटर का, क्योंकि ये जो पाइप है इससे एक साथ जितना अमाउंट ऑफ पानी, अगर ये जो ज्वाइनिंग है अगर ये मोटा होता तो और जल्दी होता ये काम। तो ये कंडक्टर पतला वायर है, मोटा वायर है, चार्ज का फ्लो, चार्ज बहुत छोटा होता है, धड़ल्ले से होता है। अगर तुम मोटा वायर लगा दो, पतला वायर लगा दो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सिमिलर सिचुएशंस है, इसलिए हमने ऐसा दिखा दिया। दूसरा, ये पॉइंट क्लियर है, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड कंडक्टर पर कंजर्वेशन। और ये स्फेरिकल सिस्टम्स में प्लेट्स वाले क्वेश्चन में ये सब बहुत काम आने वाला है। एक एक पॉइंट वहां पर एक्सप्लेनेशन में काम आएगा कि ऐसा क्यों होता है। वैसे तो हमने ऑलरेडी तुमको बता दिया है कि ऐसा चार्ज होगा तो इसका उल्टा कर देना, ऐसा होगा तो वैसा कर देना। बट क्यों कर देना, जरूरत क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन उस पर जब बनेंगे तो दिमाग कैसे चलेगा। दिमाग यही लॉजिक से चलेगा। ये सारे लॉजिक हम उस क्वेश्चन में लगाएंगे। आज ही हम कुछ क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं जो आपको नीट में उससे भी अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते कभी, लेकिन फिर भी डीपीपी में हमने और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हैं कॉन्सेप्चुअल। दूसरा, अर्थिंग। अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर। अर्थिंग भी आपको बताया था कि कंडक्टर को अर्थिंग का मतलब क्या होता है। अर्थिंग मतलब दिस, ये सिंबल जो है वो अर्थिंग का सिंबल है। दिस सिंबल वी यूज्ड फॉर अर्थिंग। किसी भी कंडक्टर को इससे ज्वाइन कर दिया तो इससे क्या मतलब बनता है। मान लो हमारा ये एक कंडक्टर है, मैं जानबूझ के आर्बिट्री शेप का कंडक्टर बनाता हूं ताकि तुम लोग स्फेरिकल का ही आदत मत पड़े। और इस पर तुमने चार्ज दिया है नहीं दिया है, इसके बगल में कोई चार्ज है नहीं है, ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है। अगर हमने इस तरह का एक अरेंजमेंट कर दिया, तुम मान सकते हो कि पहले से इस पर चार्ज है, ठीक है। तुम ये भी मान सकते हो इसके बाहर में भी एक चार्ज है। तुम कुछ भी अपने मन से ले सकते हो, और पहले जो भी चीज हमने किया हुआ है ये सब वैलिड है, क्योंकि कंडक्टर अभी भी आइसोलेटेड है।
ये स्विच जब तक ओपन है कंडक्टर आइसोलेटेड है, और आइसोलेटेड कंडक्टर में वो सारी चीजें पहले वाली वैलिड हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही हमने इसको क्लोज कर दिया, अब क्या होगा? यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन बच्चे सोचते हैं कि इसका सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा, क्योंकि पहले इंडक्शन से ये हमने आइडिया हम ही ने दिया हुआ है। ऐसा नहीं है। इसके ऊपर चार्ज का क्या होगा ये हम कुछ नहीं बोल सकते। बस एक बात याद रखना कि अर्थिंग करने पर उस कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो हो जाता है। यहां पर दो तीन स्टेटमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है कि अर्थ जो है, ये अर्थिंग का मतलब होता है अर्थ से कनेक्ट करना। तो अर्थ जो है वो इनफाइनाइट सोर्स एंड सिंक फॉर द चार्ज बिहेव करता है। अर्थ बिहेव्स as an infinite source and sink for the charge. इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ में चाहे जितना चार्ज जाना हो चला जाएगा, अर्थ से जितना चार्ज चाहे आना हो चला आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कभी डिफिशियंसी नहीं होगी, कभी एक्सेस नहीं होगा। अर्थ बहुत बड़ा सोर्स और सिंक फॉर द चार्ज। जैसे हीट, हम लोग सराउंडिंग में कार्नो इंजन के अंदर पढ़े थे, सराउंडिंग को हीट दे देंगे। सराउंडिंग से मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पर सराउंडिंग को हीट देते हैं। तो कोई भी बॉडी को जब हीट ट्रांसफर किया जाता है तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर हम कभी भी चेंज नहीं मानते, कांस्टेंट मानते। क्यों? बहुत बड़ा रिजर्वायर है, बहुत बड़ा है सराउंडिंग, इससे इतना छोटा मोटा हीट से फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही अर्थ जो है वो बहुत सारा चार्ज रखे हुए है, उसके पास रखने की कैपेसिटी भी है। जरूरत पड़ेगा तो जाएगा, नहीं जरूरत पड़ेगा। इफ वी क्लोज द स्विच, दूसरा स्टेटमेंट जो कि बहुत जरूरी है लिखना, if we close the switch, we can't say, we can't comment, ये better word है, on charge on conductor, but the potential of the conductor must be zero. तो कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। चार्ज के बारे में जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है। मैं फिर से यहां पर अलग से इस लाइन को मेंशन कर रहा हूं, चार्ज में और मे नॉट बी जीरो। अब इसका एक एग्जांपल तुरंत तुम लोग को दे देते हैं। जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है, इस पर कोई चार्ज है तो इसका कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा। अब तुमने इसको क्या किया? ज्वाइन कर दिया अर्थ से, अर्थिंग कर दी, अर्थिंग कर दी सीधे। अब और कोई विसिनिटी में चार्ज भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं है तब ये चार्ज क्या होगा? पोटेंशियल को जीरो करने के लिए, क्योंकि जो भी इसका पोटेंशियल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है। इसका जो भी पोटेंशियल होगा वी, क्लोज करने, ये अर्थिंग करने से पहले, वो चार्ज के प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमको पोटेंशियल को जीरो करना है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि सारा का सारा चार्ज ही अर्थ में चला जाएगा। लेकिन अगर इसकी विसिनिटी में कुछ और होता ना तो कहानी में अलग ट्विस्ट आता। मैं एक क्वेश्चन से इस बात को जस्टिफाई करूंगा अभी जस्ट इसके बाद। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से सुनो, और इसके बहुत सारे पार्ट है, बहुत सारे पार्ट इत्मीनान से करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन करने से तुमको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, ये मैं बता सकता हूँ कि अगर तुमने खुद से किया तो। देखो, ये हमारा एक
स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस है r। इसी के सेंटर से यहां पर सेंटर के बराबर लाइन पर एक दूसरा चार्ज है कैपिटल Q, और ये डिस्टेंस जो है वो 3 कैपिटल R है। एक पॉइंट यहां पर हमने ले लिया वेल इनसाइड द कंडक्टर, और ये पॉइंट है P, एंड दिस इज ए सॉलिड कंडक्टर। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने अभी कैविटी वगैरह की बात नहीं की है ज्यादा, तो ये सब सॉलिड कंडक्टर है। और इसको यहाँ पर एक अर्थिंग भी हमने डाल दिया है, जरूरत पड़ा तो स्विच को क्लोज कर देंगे, अभी क्लोज नहीं है। नाउ दिस इज ओपन ओनली, ये स्विच जो है वो ओपन। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है देखो। while the switch is open, वाला क्वेश्चन में कंडीशन पहले ही डाल दिया गया है, while the switch is open। क्या क्या फाइंड आउट करना है? पहला, E due to induced charge at O। दूसरा, E due to induced charge at P। तीसरा, V due to induced charge at O। और चौथा, V due to induced charge at P। क्योंकि तुमको जरूरत पड़ सकता है, इसलिए इस P पॉइंट का इस Q पॉइंट से जो सेपरेशन है, ये तुम R ले सकते हो, स्मॉल r या x ले लो, जो भी बेटर, x ही ले लो, तुमको अलग दिखना चाहिए पूरा, x ले लो। 4 क्वेश्चन है, एक बार में अगर ये चारों के आंसर किसी ने सही किए तो मैं मानूंगा कि उसने पूरा डिस्कशन अच्छे से सुना है, या फिर उसने चीजों को अच्छे से समझा है। एक बार में ये चारों क्वेश्चन किससे करेक्ट होते हैं ये मैं देखता हूं। चलिए ट्राई कीजिए, जिनका हो जाए वो हैंड रेस करेंगे। एक बात है, कल जब हमने ग्रुप में कुछ नाम डाले एक्सप्लेनेशन देने के लिए, तो बच्चों ने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, मार्क्स तुरंत अपडेट कर दिया। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, मार्क्स तो अपडेट पहले करना था, कल तो एक्सप्लेनेशन का दिन था, कि हमने किया क्यों नहीं। लेकिन बच्चे क्या समझे, नहीं नहीं अब करना पड़ेगा। ये जो लठमार मोटिवेशन जो है ना, ये बहुत बहुत ही बेकार है, मैं बता रहा हूं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट किया गया कि जैसे टेस्ट खत्म हो आपको अपडेट करना है, आपको लिंक शेयर की गई, और मैंने तो चीजें इतनी आसान कर दी हैं, 2 मिनट से ज्यादा अगर लग जाए
अगर मार्क्स अपडेट करने में 2 मिनट से किसी को ज्यादा लगा हो कि सर मेरे को तो ज्यादा टाइम लगता है, मैं मान नहीं सकता, हो नहीं सकता ऐसा। नाम तक का ऑप्शन हमने भर दिया है कि भाई नाम तुमको सिर्फ सिलेक्ट करना है, और 4 सब्जेक्ट के मार्क्स, और अगर ऑनलाइन टेस्ट का है तो 3 फिर डेटा फिल करना है, और कुछ करना ही नहीं है। बावजूद इसके 10 दिन तक का, लगभग 5 दिन का इंतजार हुआ, और जब हम एक्सप्लेनेशन मांगने लगे तब बच्चे तुरंत तुरंत फॉर्म एंट्री कर रहे हैं। ये जो है ना, ये तरीका सही नहीं है। कर तो दिया तुमने, मिल भी गया डेटा मेरे को, लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमको बार बार पीछे से चाबुक की जरूरत क्यों पड़ रही है? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। जब एक बार बंदे ने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई अपडेट करना है, तो अब करना है, काम खत्म। कम आया ज्यादा आया क्या फर्क पड़ता है? इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह करो। फिर से मैं 4 बार नाम निकालूं, ये बच्चों ने नहीं किया, तब वो बच्चे कुछ और 3-4 लॉजिक देंगे, फिर उसके बाद अपडेट करेंगे। ऐसा थोड़ी ना चलता है। कब कब कितने दिन तक हम ये बात बार बार करते रहेंगे कि किसने नहीं किया, किसने किया? अब मैं रिजल्ट बनाने बैठा, एनालिसिस बनाने बैठा, देख रहा हूँ कि 4 डेटा 5 डेटा से ज्यादा है ही नहीं। मेरा वो टाइम पूरा खोटा हुआ। फिर हम अपडेट किए कि भाई क्यों नहीं किए हो, अब तुम फिर से अपडेट करोगे। मेरे पास तो सारा टाइम इंस्टेंट होता है कि किस बच्चे ने कब अपडेट किया है। अगर तुम इस बात को क्लेम करना चाहते हो कि सर हमने पहले कर दिया था, तो ये पूरा एक टाइम इंस्टेंट है, उसमें रिकॉर्ड होता है किस बच्चे ने कितने बजे किस डेट में डेटा एंट्री किए। तो वो टाइम तो गया ना मेरा, जब हम बैठने बस सोच समझ के बैठे कि अब रिजल्ट एनालिसिस बनाना है बच्चों का, वो तो टाइम खोटा हो गया। अब अगले दिन तक कब तक वो डेटा अपडेट होगा, फिर मेरे को कब टाइम निकलेगा? ऐसे तो सब चीजें पेंडिंग हो जाएगी ना बच्चे। तो ये जिम्मेदारी समझिए, आपका जैसा ही रिजल्ट आता है, डिक्लेयर होता है, ये आपकी जिम्मेदारी है, तुरंत अपडेट कर दिया जाए। आंसर की जैसे हमने ऑनलाइन टेस्ट की डाली, आपने चेक किया, लिखा, अपडेट किया। और ये लिंक तो चेंज होने वाली नहीं है, लिंक तो फिक्स्ड है, पूरे साल यही लिंक रहने वाली है। एक साथ जब बच्चे डेटा डालते हैं तो मेरे को फेच करने में भी आसानी होता है, क्योंकि सारे टेस्ट के डेटा एक ही जगह जा रहे हैं। अगर तुम टाइम ही नहीं डालोगे, अलग अलग डेट में डालोगे, जो पिछली बार हुआ था, कुछ बच्चे आज डाल रहे हैं, कुछ बच्चे 4 दिन के बाद डाल रहे हैं, अब 4 दिन के बाद 10 दिन के बाद हो सकता है दूसरा टेस्ट हो गया हो। अब वो सारा डेट मिक्स हो जाता है। वैसे तो मैंने इस बार टेस्ट की नंबरिंग भी डाल दी है, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो। तो आप कोई काम कर रहे हो तो उसको ढंग से ही कर लिया करो, तो उसका फायदा हो सबको। कर भी रहे हैं और उसका एडवांटेज भी नहीं मिल रहा, यही तो कर रही है पूरी जनता। किसी भी तरीके से काम को कंप्लीट करना है, इंटरेस्ट है ही नहीं उसमें। एनीवे, ओके, वेरी गुड। किसने हैंड रेस किया है? ब्रज। गुड गुड गुड। तुम्हारा माइक काम कर रहा है ब्रज। मेरे को तुम आंसर बताओ बच्चे। अगर तुम चारों बता दोगे ना सही, सोचो मेरे को जितना मजा आएगा ना, उतना मजा कभी नहीं आया होगा। और कौन बच्चा है ब्रज के अलावा? नहीं, ब्रज का ही हैंड रेस है। रुको, मैं तुम्हारा माइक अनम्यूट करता हूँ। चलो देखो तो, माइक वर्क कर रहा है? हाँ, करना चाहिए अब। नहीं कर रहा है? अरे यार, हमने तो इसका तुम्हारा माइक का सेटिंग चेंज किया है। अभी रुक जाओ, एक बार फिर से। हम्म, नहीं नहीं, और नहीं बोल पा रहे, हमको लगता है ऐसा। क्या करें, माइक का अनम्यूट हो चुका है माइक, और हमने इंडिविजुअली जो ऑप्शन सेटिंग होती है वो चेंज किया है, बट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। इसका आंसर बच्चों से ही लेना था। बच्चे क्या बोले हम, घटिया है ये। अरे राम, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? कितने बच्चों का स्क्रीन नहीं दिख रहा है?
ओके ओके ओके, एक मिनट, वेट 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 ओके, अब दिख रही है स्क्रीन नाउ? स्क्रीन तो दिखनी चाहिए, स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा? नाउ इट्स विजुअल। ओके चलो ठीक है। देखो, माइक तो ब्रज का काम करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। ध्यान से सुनना बच्चे, ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन जो है, ये तुम्हारा पूरा इलेक्ट्रोस्टैट, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह सबको कंक्लूड करेगा, और नीट इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इसके बाद भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, और एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने डीबीपी में डाले हैं। अगेन दैट इज एन ऑप्शनल। सबसे पहले हमने जो कहा है कि हमने ये कंडक्टर जो है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया। एक एक वर्ड ध्यान से सुनते रहना, तभी ये पूरी बात समझ में आएगी। हमने कंडक्टर के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया, एक कंडक्टर बनाया है जिसका रेडियस आर है, लेकिन उस पर चार्ज कुछ नहीं दिया, ठीक है। उसकी विसिनिटी में एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है, कैपिटल क्यू। तो ये कैपिटल क्यू चार्ज क्या करेगा, एक इंडक्शन करेगा, और इंडक्शन के कारण जो अरेंजमेंट होगा चार्ज का, तो वो कैसा होगा, मैंने पहले भी बनाया था, मैं फिर से बनाता हूं। ये वो कंडक्टर है, क्या परफेक्ट स्फीयर बनाया हमने, और ये वो चार्ज है। और होगा क्या कि यहां पर निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन के कारण एक्यूमुलेट हो जाएगा। बट फिर से मैं कहूंगा कि अगर तुमसे कोई पूछे कि नेट चार्ज अभी भी इस कंडक्टर पर कितना है, तो वो जीरो है। ये जस्ट एक रीअरेंजमेंट है, और रीअरेंजमेंट हो सकता है, बट नेट चार्ज आने के लिए अपने को काम करना पड़ेगा। और कोई चूंकि स्विच ओपन है, इसलिए हमने इसको दिखाया ही नहीं कि बगल में कोई चीज कनेक्टेड है। जब ये ओपन है ना, तो इसको दिखाओ ना दिखाओ फर्क नहीं पड़ता, क्लोज होने पर अपने को शो करना पड़ेगा। फाइन। नाउ ई ड्यू टू इंड्यूस चार्ज एट ओ, ये हमारा सेंटर ओ है। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि ओ पॉइंट पर हमारा सिर्फ ये जो इंड्यूस चार्ज है, इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा। और ये इंड्यूस चार्ज, ये इंड्यूस इंडक्शन हुआ क्यों, कायदे से देखा जाए तो ये जो क्यू चार्ज है ना, इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, लाइक दिस। ये उसकी टेंडेंसी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ही करेगा। तो इसको जीरो करने के लिए हम, हमारा जो चार्ज है वो कुछ इस तरीके से अरेंज हुआ। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड उस पॉइंट पर, और नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड उस पॉइंट पर, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट भी अगर तुम देखोगे, सॉरी, इंडिविजुअल इफेक्ट भी अगर देखोगे, तो भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, और कंबाइंड इफेक्ट भी देखोगे तो उसी डायरेक्शन में आएगा, ई इंड्यूस्ड। और ये इंड्यूस्ड एग्जैक्टली ई क्यू के ही बराबर होगा। क्यों? रीजन सिंपल है, नेट फील्ड को जीरो करना है, ये कंडक्टर के अंदर का पॉइंट है। यानी कि एट पॉइंट ओ, इंड्यूस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो के क्यू बाई, क्योंकि डिस्टेंस सेंटर से 3r है, तो 3r का होल स्क्वायर, ये तो होगा ही। लेकिन अब डायरेक्शन की भी तो बात है, तो डायरेक्शन हम यहाँ पर एन वेक्टर लगा के और एक माइनस साइन लगा देंगे। और ये एन वेक्टर क्या है, एन यूनिट वेक्टर जो है इज अलोंग क्यू टू ओ। वो जो क्यू चार्ज हमने रखा है बाहर में, उससे ओ को ज्वाइन करने वाला जो यूनिट वेक्टर है, वो जो डायरेक्शन है उसके अलोंग का एक यूनिट वेक्टर है। और हमारा इंड्यूस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, इसलिए एक माइनस लगाना पड़ेगा। और के क्यू बाई 3r स्क्वायर, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंड्यूस चार्ज के कारण उस पॉइंट पर। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा क्वेश्चन कि ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया। अब पी पॉइंट की बात करें, तो पी पॉइंट भले ही अलग का पॉइंट है, लेकिन हमारा लॉजिक थोड़ा ना चेंज होगा। अब पी पॉइंट पर इस क्यू चार्ज के कारण
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगेन वो ऐसा होगा, ये क्यों? और ये भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला ही पॉइंट है। तो यहां पर भी जो इंड्यूस चार्ज करंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एग्जैक्टली इसके अपोजिट होना पड़ेगा, एग्जैक्टली अपोजिट होना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड बराबर होना पड़ेगा। यानी कि पी पॉइंट पर अगर हमसे पूछा जाए तो के क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर एम वेक्टर विथ माइनस एम इज along Q टू P। वो P पॉइंट है इसलिए उसको P लिख लो। ये दोनों क्वेश्चन में कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, फील्ड तो यही होता है। और नेट फील्ड हमने नहीं पूछा है, बहुत बार E ड्यू टू इंड्यूस चार्ज पूछा जाए, E ड्यू टू कैपिटल Q पूछा जाए, नेट फील्ड पूछा जाए, बच्चों को इससे फर्क नहीं समझ में आता। उनको तो एक ही स्टेटमेंट याद है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जीरो बोलते जाओ, कुछ भी पूछे जीरो बोलते जाओ। अरे भैया जीरो होता है वो जीरो, इंडिविजुअल फोर्स इंडिविजुअल फील्ड जीरो नहीं होता, सबका कंबाइंड इफेक्ट जीरो होता है। और हमसे अगर इंडिविजुअल इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ लिए गए तो आंख बंद करके जीरो बोलना गलती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का दो आंसर है। किनके आंसर सही हुए मेरे को पहले ये बताओ, किनके आंसर सही हुए? वेरी गुड पार्थ, वेरी गुड नीरल, वेरी गुड। बस तीन ही बच्चे, ऐसे कैसे चलेगा? साची आपके आंसर सभी भी नहीं आ रहे बच्चे, कब आएंगे ये मुझे नहीं पता चल रहा। अब आओ पोटेंशियल पर, ध्यान से इस बात को, श्रद्धा वेरी गुड वेरी गुड, पोटेंशियल वाली बात को सुनना अच्छे से। ओ पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? तो चूंकि हमने यहाँ पर इंडक्शन ऑलरेडी दिखाया हुआ है, यही पर समझने की जरूरत है। अब एक अलग पॉइंट, एक अलग डायग्राम हम नहीं बना रहे। देखो ओ पॉइंट पर भी पोटेंशियल जो है वो दो वजह से होगी, एक क्यू चार्ज के कारण, एक इंड्यूस चार्ज के कारण। ध्यान से देखना, मैं तीसरा क्वेश्चन को यहां लिख रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन, potential at point O will be because of potential due to Q charge plus potential due to induced charge। क्योंकि कंडक्टर के ऊपर तो अपना चार्ज है ही नहीं, जो भी अभी रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसी के कारण जो चार्ज हो सकता है उसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा ये एक बताना कोई बड़ी बात नहीं है। पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज के क्यू बाई 3r, देयर इज नो हार्म इन इट। प्लस ये वाला जो वी इंड्यूस है, कोई बता सकता है वी इंड्यूस कितना होगा? पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज कितना होगा? हाँ ब्रज बोलो। अरे यार माइक का बड़ा इशू है, जिसका माइक काम करे चैट में लिख दो। ये आंसर तो चैट में लिखा जा सकता है ये आंसर तो चैट में लिख सकते हैं हम लोग, सिंपल आंसर है ये, जीरो। गुड गुड गुड, वेरी गुड। मैं चैट में ही आंसर ले लेता, लेकिन ये ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन है ना, चैट में लिखने में तुम लोग को दिक्कत होएगा, इसलिए जीरो। वेरी गुड। क्यों जीरो हो रहा है? सबसे पहले तो जीरो होगा ये समझ में आना चाहिए, क्यों जीरो हो रहा है ये समझ में आना चाहिए। देखो सेंटर जो है वो पूरे सरफेस से इक्विडिस्टेंट वाला पॉइंट है, इक्विडिस्टेंट वाला पॉइंट है। सरफेस का हर पॉइंट सेंटर से इक्विडिस्टेंस होता है। जो भी चार्ज हमने लेफ्ट में नेगेटिव चार्ज दिया है, अगर तुम देखो ये जो भी चार्ज हमने यहां पर दिया है एग्जैक्टली इतना ही चार्ज पॉजिटिव यहां पर है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है। और इसके कारण जितना पोटेंशियल निगेटिव होगा
एग्जैक्टली इतने के कारण उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब तुम ऐसा सोचो कि यहां पर हमने कुछ चार्ज लिया, इसके कारण सेंटर पर पोटेंशियल नेगेटिव लिखेंगे, ये चार्ज कुछ डिकी हुआ, तो एग्जैक्टली इतना ही चार्ज यहां पर भी तो ले सकते हो, और इससे कारण पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, और दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है रादर। तो इधर के कारण सारा नेगेटिव, इधर के कारण सारा पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को नलीफाई करते, यानी कि V इंड्यूस्ड एट O 0, और फाइनल आंसर हमारा जाएगा सिंपली KQ/3। अब लास्ट वाला क्वेश्चन, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और सही बता रहे हैं कि अगर क्लास में हम इस क्वेश्चन को कराए होते, क्लास में अगर इस क्वेश्चन को कराए होते, अच्छा V ड्यू टू इंड्यूस चार्ज पूछा है ना, नेट पोटेंशियल नहीं पूछ रहा है ना, तो ये आंसर 0 हो जाएगा, सॉरी ये पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि हमने इंड्यूस चार्ज के कारण पोटेंशियल पूछा है। ये नेट पोटेंशियल है, ये नेट पोटेंशियल एट O। अब लास्ट क्वेश्चन, अगर ये एक बार में किसी ने सही किया होगा, या अगर क्लास में मेरे सामने कोई कर देता, तो सच में उसको चॉकलेट मिल जाता। कि बच्चों ने हैंड रेस किया है, मतलब हृदय ने भी कर लिया, अच्छी बात है। चलो देखो ध्यान से, देखो सेंटर पर जब पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम, तो हम बोल रहे हैं कि क्यू चार्ज भी होगा और इंड्यूस चार्ज के कारण भी होगा। ऐसा सिर्फ सेंटर के लिए नहीं बोल रहे, ऐसा हम किसी भी पॉइंट के लिए बोल रहे हैं। कंडक्टर के अंदर ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक और डायग्राम बना ही देता हूँ। चलो चौथा क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। अरे यार, हाँ, ये Q, ये हमारा सेंटर, और ये वो पॉइंट P। अब किसी भी पॉइंट पर V at any point will go by this method, इसी मेथड से जाएगा। तो अगर हमको P पॉइंट पर भी अगर मान लो पोटेंशियल की बात कहें, तो वहां पर भी पोटेंशियल ड्यू टू Q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड, ये करना पड़ेगा। अब पोटेंशियल ड्यू टू Q चार्ज, ये हमारा K टाइम्स Q बाई X, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पॉइंट को हमने x डिस्टेंस पर रखा है क्वेश्चन में, तो इसको x तो लेना ही पड़ेगा। ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज x, तो ये हमने ले लिया। और यहां पर भी अगर तुम कहोगे कि भी इंड्यूस के कारण 0 होगा, तो ये गलत है। अब भी इंड्यूस के कारण P पॉइंट पर 0 नहीं होगा, कहोगे क्यों सर? तो P पॉइंट सरफेस से सिमेट्रिकली थोड़ी ना प्लेस्ड है। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर निगेटिव चार्ज आया था, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया था, चलिए ठीक है। सेंटर इज अ सिमेट्रिकल पॉइंट, याद रखना, P इज नॉट अ सिमेट्रिकल पॉइंट, दिस इज अ जनरल पॉइंट, और ये सिमेट्री का होल्ड यहां पर कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि इस पूरे नेगेटिव और इस पॉजिटिव के कारण आपका पोटेंशियल कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं बोल सकते, यहां सिमेट्री का है ही नहीं। सेंटर पर सारे सेम डिस्टेंस पर थे, इसलिए वो बात हमने बोल दी। अब यहां पर ये 0 नहीं होगा, तो इसको हमको V इंड्यूस्ड ही रखना है। अभी डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को पता नहीं है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता करने जाएंगे तो दिन बीत जाएगा। क्या हमारे पास कोई और तरीका है? यस है। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, नेट, ये हमको पता है, और कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ये भी पता है। यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट O और पोटेंशियल एट पॉइंट P ये सेम रहेंगे। क्यों? ड्यू टू इक्विपोटेंशियल।
कंडक्टर हमारा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसलिए O पॉइंट और P पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे। और हमने O पॉइंट का नेट पोटेंशियल देखो ऊपर में कैलकुलेट करके बैठे हैं, ये देखो KQ/3R, ये नेट पोटेंशियल हम कैलकुलेट करके बैठे हैं। तो ये सिर्फ वो पॉइंट का नहीं है, ये पूरे कंडक्टर में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल पूछ दिया जाए तो यही होगा। बच्चे कहते हैं कि सर ये तो हमने सेंटर के लिए निकाला था, ये सेंटर के लिए निकाले, सेंटर के लिए निकालना पॉसिबल था। सेंटर को छोड़ के कोई और पॉइंट ले लेते तो हम लोग निकाल नहीं पाते, क्योंकि चार्ज की सिमेट्री का फायदा नहीं मिलता, सिर्फ सेंटर ही है जहां पर सिमेट्री का एडवांटेज है। इसलिए Vp और Vo बराबर होंगे, और यहां पर हम लिख सकते हैं KQ/3R। अब नेट पोटेंशियल पता है, Q चार्ज के कारण पोटेंशियल है पता है, तो अब तुमको V इंड्यूस करने में टाइम कितना लगेगा, KQ/3R minus KQ/X, and this is your final answer. You can see it depends on X. If X will change, V induced will change. तो नेट पोटेंशियल हर जगह मैं सेम बोल रहा हूं, लेकिन इंड्यूस चार्ज के कारण पोटेंशियल हर जगह अलग अलग होगा और नॉन जीरो होगा, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये चौथा जो क्वेश्चन था, ये सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे पार्ट का क्वेश्चन था, और आई होप कि जिन बच्चों ने इसको कंप्लीट किया होगा उन्होंने सही किया होगा। बट फिर भी जितने लोगों का चौथा आंसर सही हुआ, रेज योर हैंड्स। मेरे को भी थोड़ा समझ में आना चाहिए कि जो तरीके से मैं सिखा रहा हूँ बच्चों ने वही तरीके से चीजों को सीखा है। गुड। हृदय का भी वही आंसर है, ब्रज का भी है, बढ़िया बढ़िया। तो अनुश्री थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, आप हमको लग रहा है कि अभी भी थोड़ा पीछे चल रहे हो करंट सिलेबस से। देखो जो बच्चे अभी भी लैग होने शुरू हो गए, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी बात है, अगर सिलेबस फ्लो करेगा तो बच्चे लैग हो जाएंगे, ये कोई नई बात नहीं है। और मैं इसको जस्टिफाई भी नहीं कर रहा कि मेरे को जाना पड़ रहा है इसलिए तुम लोग सिलेबस को मेकअप करो, ये संयोग है, मुझे जाना पड़ रहा है। तो आपके पास लगभग 10 दिन है, आज लास्ट क्लास है और कल से ऑलमोस्ट रेगुलर सिलेबस की क्लास बंद हो रही है, और द 10 डेज में जहां तक भी हम लोग आए हैं, अगर वहां तक सारा बच्चा आ जाता है तब भी कोई देर नहीं माना जाएगा। सारे डीपीपीज ट्राई कर लिए, सारे क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिए, और प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर जहां तक अगर नीट का सवाल है वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ये जो डिस्कशन आगे बढ़ रहा है ये हाई लेवल थिंकिंग के लिए हो रही है, तो तुम इतने पर भी जितने क्वेश्चन तुम्हारे लेवल पर है वो सब सॉल्व कर सकते हो आज का डिस्कशन अगर हो गया तो, नहीं तो 1-2 क्लासेस और लगेंगी। तो जिन बच्चों का लैगिंग है, जो अभी भी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड गॉसेस लॉ वगैरह वगैरह कर रहे हैं, तो वो इस टाइम को यूटिलाइज करें, नहीं तो मैं आने के बाद फिर ऐसे ही लगातार क्लासेस कुछ दिन लगाऊंगा ताकि सिलेबस अपने कंट्रोल में आए, फिर पिस जाओगे बिल्कुल एकदम बुरी तरीके से। तो इस टाइम को फिजिक्स की क्लास नहीं है तो अपन पढ़ भी नहीं रहे, मजे कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात, अब इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज किया। ए में क्या था कि स्विच ओपन था और हमने ये सारे काम किए थे। अब रिपीट ऑल द क्वेश्चन। आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमने स्विच को बंद कर दिया, और फिर से ये चारे क्वेश्चन, ई ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, ई ड्यू टू इंड्यूस चार्ज एट पॉइंट पे, ये चारों जो पार्ट है अब फिर से करने पड़ेंगे अगर हमने स्विच को क्लोज कर दिया तब। हमने अभी भी कोई चार्ज कंडक्टर को दिया है नहीं दिया, हमने कुछ नहीं बोल रहे, हमने बस क्या किया, मैं डायग्राम फिर से बना दे रहा हूं क्योंकि जरूरत डायग्राम की बार बार पड़ेगी। ये हमारा कंडक्टर है, अब हमने स्विच को क्लोज कर दिया, डायरेक्ट तुम ऐसे दिखाओ, स्विच को दिखाई मत, तुम अब डायरेक्ट ऐसा देखो कनेक्टेड है, यहाँ पर हमारा क्यू चार्ज है, ये डिस्टेंस हमारा
सेंटर से 3r है, और ये जो P पॉइंट है जिस पर हम बातें कर रहे हैं बार बार, ये डिस्टेंस x है। बस यही बात है, और 4 क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन दोबारा नहीं लिख रहा, क्वेश्चन तुम लोग के पास है, नहीं तो मैं पीछे स्क्रॉल कर देता हूँ। चारों के मेरे को आंसर चाहिए विथ सम लॉजिक। चलिए ये चारों क्वेश्चन लिख लो पहले तुम लोग, और फिर उसको ट्राई करो। जिनका हो जाएगा वो हैंड रेज करेंगे। हुआ। गुड। मुरारी ने फिर से हैंड रेज किया है, हृदय ने भी हैंड रेज किया है, और भी बच्चों से एक्सपेक्टेशन है। सिर्फ ये 2 बच्चों ने जिम्मेदारी नहीं लिख रही पूरी क्लास की। ओके, पार्थ ने भी कर लिया। मैं बार बार यही 3-4 बच्चों के हैंड रेज देख रहा हूँ। देखिए बच्चे, आप आंसर करने की कोशिश नहीं करेंगे, जिम्मेदारी नहीं लेने की कोशिश करेंगे, कभी आपको जिम्मेदारी फील नहीं होगी। करना पड़ता है, करना ही होगा। गलत होगा सही होगा ये अलग बात है, बट वी हैव टू गेट सम आंसर। कुछ आंसर तो निकालना ही पड़ेगा। इतने देर से कोई बकबक कर रहा है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। ओके, श्रद्धा ने भी कर लिया, नीरल ने भी हैंडल्स किया है, वेरी गुड। अनुश्री बच्चे, अथर्व, हार्दिक बच्चे, आप लोग कभी आंसर करिए। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि कभी आंसर आप लोग की तरफ से भी आए तो मेरे को थोड़ा सा लगे कि हाँ हमने कुछ पढ़ाया है। आंसर ही नहीं आते आप लोग के।
4 बार ट्राई करेंगे तो एक दिन तो कभी ना कभी आंसर आएगा, लेकिन मैं देखता हूँ हैंड रेज होता ही नहीं है। चलो ध्यान से सुनो, क्योंकि आंसर सबसे पॉसिबल नहीं है, माइक भी काम नहीं कर रहा, नहीं तो मैं तो इंडिविजुअल आंसर ले लेता। अब ध्यान से सुनो जो जो हम बोले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। एक मिनट, दिख तो रहा है ना स्क्रीन? चलो ठीक है। सबसे पहले जैसे ही हमने इसको क्लोज किया स्विच को, अब कंडक्टर के ऊपर चार्ज जीरो होगा ये बोल नहीं सकते, पहली बात। इस कंडक्टर के ऊपर कितना चार्ज होगा, कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, ये बोल नहीं सकते। अब हम ये नहीं बोल सकते कि इस पर नो चार्ज नहीं होगा, तो हमको कुछ ना कुछ एक चार्ज इसको देना पड़ेगा। अब ये क्यों पॉजिटिव है निगेटिव, आई डोंट नो, अननोन, अभी अननोन है, लेकिन ये चार्ज अब आ जाएगा। दैट कंडक्टर इज नॉट आइसोलेटेड। जब तक ये ओपन था स्विच, तब तक ये आइसोलेटेड था और नेट चार्ज इस पर जीरो था। अब इस पर एक नेट चार्ज रहेगा। इंडक्शन अभी भी होगा, याद रखो, इंडक्शन अभी भी होगा। अभी भी चार्ज का एक्यूमुलेशन, यहाँ माइनस 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 और यहाँ पर प्लस प्लस, ये अभी भी होगा। इंडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नेट चार्ज हम कंडक्टर के ऊपर बोलते थे, अब वो क्यू है। और ये क्यू कैसे निकालेंगे? क्यू निकलेगा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पहले काम किया है। कंडक्टर को अर्थ करने का मतलब यही हुआ कि इसका पोटेंशियल जीरो है। इसके ऊपर चार्ज कितना है ये कुछ नहीं बोला जा सकता, हमने आज ही के क्लास में ये चीज सिखाई। तो हमने स्विच को क्लोज कर दिया, इसके ऊपर हमने एक एज्यूम कर लिया कि क्यू चार्ज है। अब अगर ये जीरो आ गया तो जीरो आ गया, पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव आ गया, निगेटिव है तो नहीं। लेकिन ये तो जरूर है कि पोटेंशियल ऑफ और अदर पोटेंशियल एट each and every point on conductor will be zero। दूसरी बात, ये जो क्यू चार्ज आया है ना, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा यूनिफॉर्म नहीं होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द कंडक्टर इज नॉट गोइंग टू बी यूनिफॉर्म। दूसरा स्टेटमेंट जो बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंडक्टर इज नॉन यूनिफॉर्म। क्यों हुआ? क्योंकि एक विसिनिटी में चार्ज प्लेस्ड है, कैपिटल क्यू। अगर वो नहीं होता ना तो यूनिफॉर्म हो सकता था, बट वो है इसलिए नहीं हो पाएगा। अब हम किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो कर सकते हैं, समझो बात को। और वी एट एनी पॉइंट, अगर मैं लिखता हूं वी एट एनी पॉइंट इनसाइड कंडक्टर, इसमें अब तीन टर्म आएंगे। कौन कौन से? एक तो v ड्यू टू क्यू चार्ज आएगा ही, प्लस एक v ड्यू टू स्मॉल क्यू चार्ज जो स्विच क्लोज करते ही कंडक्टर पर आ गया। ये क्या आया नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन ये है। और तीसरा v ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज भी इस क्यू के कारण हुआ है, इसके कारण, तो ये तीनों कंट्रीब्यूट करेंगे। पहला दूसरा क्वेश्चन तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है, फिर ये सब क्यों कर रहे हैं? करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को जब तक क्यू पता नहीं चलेगा तब तक हम बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। वैसे भी इसके एक्सप्लेन के लिए बिना भी हम कर सकते हैं, बट पहले चार्ज को निकाल लिया जाए, वो क्यू कितना आया ये जरूरी है समझना, नहीं तो फिर थोड़ा सा वेग चला जाएगा डिस्कशन। अब लेफ्ट हैंड साइड जीरो है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, ये टर्म जीरो है, ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अर्थिंग का यही मेन पॉइंट है। और वी क्यू के कारण अब कौन सा पॉइंट चूज करें ना, ये भी क्वेश्चन है। जब सारे पॉइंट पर ही पोटेंशियल जीरो है तो हम चूज कौन सा पॉइंट करें? पी ले लें, ओ ले लें, या कोई और पॉइंट ले लें? गलती से भी हमने सेंटर के अलावा कोई और पॉइंट ले लिया, ध्यान से समझो, मान लो पी ले लिया, तो पी लोगे तो वी क्यू तो लिख सकते हो,
V कैपिटल Q वहां पर लिखा जाएगा, लेकिन V स्मॉल q और V इंड्यूस्ड ये दोनों नहीं लिख पाएंगे हम। क्यों? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है और वो पॉइंट सिमेट्रिकल नहीं है, तो कैसे लिख पाएंगे? इसीलिए अपने को सेंटर पर ही लिखना चाहिए। सेंटर जो है उसका एक एडवांटेज ये है कि वो सेंटर सारे पॉइंट, सारे चार्ज, जो भी चार्ज होंगे, क्योंकि कंडक्टर पर अगर कोई भी चार्ज है तो सरफेस पर ही है, तो सरफेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, इसलिए सिमेट्री का फायदा मिलेगा। तो वी ओ इज इक्वल टू, और इसको जीरो लिखो, वी ओ क्यों लिखना है? एनी पॉइंट तो अपना, चलो ठीक है, एक स्टेटमेंट लिख ही देते हैं। वी क्यू ये हो जाएगा के क्यू बाई 3r प्लस इस क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन सारे चार्ज सेंटर से r डिस्टेंस पर है। याद रखिए, ये सारे चार्ज सेंटर से r डिस्टेंस पर है, इसलिए इसके कारण के क्यू बाई आर लिखने में कोई बुराई नहीं है। और वी इंड्यूस सेंटर पर अभी भी जीरो होगा, फिर से वही बात, जितना लेफ्ट में चार्ज उतना राइट में चार्ज, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। टोटल इंड्यूस चार्ज के कारण पोटेंशियल सेंटर पर हमेशा जीरो ही होगा, इसमें कहीं कोई डाउट लेना नहीं है। तो वी ओ हमारा जीरो हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई 3r प्लस के क्यू बाई आर। तो के और आर ये तो कॉमन है, हट जाएंगे, और अगर डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो क्यू हमारा आ जाएगा माइनस कैपिटल क्यू बाई 3। तो ये चार्ज हमारा कंडक्टर पर आएगा। अब इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं कि स्विच जो है उससे स्विच क्लोज करने पर चार्ज कैसे फ्लो होगा। बोलने का मतलब है, मैंने वो क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि स्विच क्लोज करेंगे और एक डायरेक्शन बता दिया गया, मान लो यहाँ ये पॉइंट दे दिया गया ए और ये पॉइंट दे दिया गया बी, या फिर यहाँ नीचे कोई पॉइंट ले लो बी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पूछा जाएगा कि चार्ज का फ्लो कहाँ से कहाँ हुआ ये बताना है और कितना हुआ। जैसे चार्ज ए से बी फ्लो कर रहा है या बी से ए फ्लो कर रहा है ये बताना है, और कितना फ्लो किया वो बताना है। तो तुमने देखा कि हमारा चार्ज कितना आ गया, माइनस क्यू बाई 3। ये माइनस क्यू बाई 3 कहाँ से आया? अर्थ से। ये जो माइनस क्यू बाई 3 चार्ज है ये अर्थ से आया, और कहाँ से आएगा? अब दो बातें हो सकती हैं, ध्यान से सुनो। माइनस क्यू बाई 3 अर्थ से कंडक्टर पर आना, या फिर कंडक्टर से क्यू बाई 3 अर्थ को जाना, ये दोनों सिमिलर बातें हैं, दोनों सेम है। कंडक्टर न्यूट्रल है और क्यू बाई 3 को अगर निकाल देंगे तो माइनस क्यू बाई 3 चार्ज बचेगा। और अगर माइनस क्यू बाई 3 हम बोल रहे हैं कि अर्थ से कंडक्टर पर आ रहा है, तो ये भी गलत नहीं है, न्यूट्रल है और माइनस क्यू बाई 3 चार्ज आ गया। आंसर किसके टर्म्स में देना चाहिए, ऑप्शन डिसाइड करेगा। अगर ये हमारा ए है और ये हमारा अगर बी है, तो माइनस क्यू बाई 3 फ्रॉम बी टू ए, और अगर ये हमारा ए है और ये हमारा अगर बी है, तो क्यू बाई 3 फ्रॉम ए टू बी। ये दोनों एक ही बात को अलग अलग करने के कहने के तरीके हैं। तो ऑप्शन डिसाइड करेगा कि हमारा आंसर कौन सा सही होगा, दोनों में से कोई एक दिया जाएगा, दोनों नहीं दिया सकता। ये मत कहना सर दोनों दे दिया तो नहीं देंगे, बेवकूफ थोड़े ना है वो। हमको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। दोनों ही आंसर वैलिड आंसर है, फाइन। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पर। अपने को क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, ई ड्यू टू इंड्यूस चार्ज एट ओ। अब जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखो, एट ओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ में तीन कंपोनेंट की बात हो रही है, ई ड्यू टू क्यू प्लस ई ड्यू टू स्मॉल क्यू प्लस ई ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। ये तीन के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर बनेगा।
अब हमको पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो जीरो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और ये कंडक्टर के अंदर का पॉइंट है तो जीरो होगा। सही बात है। कैपिटल क्यू के कारण फील्ड कितना होगा, तो के क्यू बाई 3r²। इसका डायरेक्शन भी अपन दिखा सकते हैं, सॉरी इसका डायरेक्शन भी हम दिखा सकते हैं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। अगर तुम हाँ यहाँ पर देखो, इसके कारण मैंने पहले भी दिखाया था, उसमें कोई चेंज नहीं है, ई ड्यू टू। अब नेट फील्ड जीरो है, नेट फील्ड जीरो है, तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट अगर देखा जाए, जो भी होगा वो इसका अपोजिट अगर नहीं हो तो जीरो कैसे होगा। मतलब इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो होगा ना, ई ड्यू टू क्यू प्लस ई ड्यू टू इंड्यूस्ड, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट माइनस के क्यू बाई 3r का स्क्वायर एन वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अब इंडिविजुअली अगर इंड्यूस चार्ज के कारण या इंडिविजुअली अगर क्यू चार्ज के कारण हमसे पूछा जाए तो वो हम नहीं बता सकते, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारा इंडिविजुअल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगा। इंड्यूस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन और क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारे बस का नहीं है कैलकुलेट करना। तो पहला जो क्वेश्चन था कि ई ड्यू टू इंड्यूस चार्ज एट ओ नहीं निकाल सकते, वी कांट फाइंड। आप लोग में से किसी ने निकाला है? इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हम बोल सकते हैं, ई ड्यू टू क्यू चार्ज और ई ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, इन दोनों का कंबाइंड हम बोल सकते हैं। ये हमने वो कंबाइंड आंसर लिखा है। लेकिन अगर सिर्फ इंड्यूस चार्ज बोलने का मतलब क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझो। अगर इस क्यू चार्ज को हटा दो, एक और बात यहां पर तुम लोग को बताना चाहते हैं, ये जो कंडक्टर है और ये जो चार्ज, थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं। और ये अर्थिंग है, जब तुमने अर्थ कर दिया ना तो इस पर जो भी चार्ज आएगा बस उसी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब कोई इंड्यूस चार्ज नहीं हो रहा, मतलब ये इंडक्शन के कारण इस पर एक न्यूट चार्ज आ गया अर्थ के कारण। अगर ये चार्ज को नहीं रखते तो ये क्यू चार्ज कभी नहीं आता, चाहे अर्थिंग करे या ना करे। तो मेरा क्या पॉइंट है, ध्यान से सुनना, ये अगर हमने इस चार्ज को रखते हुए अर्थ किया तब इस पर एक क्यू चार्ज आया और इसका वैल्यू है -q/3। अब कोई और फर्दर इंडक्शन नहीं हो रहा, यही चार्ज है और ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में अपने को इन्वॉल्व किए हुए। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म। अब कोई फर्दर इंड्यूस चार्ज है ही नहीं, यही है इंड्यूस चार्ज। तो बेसिकली ये दोनों जो हमने अलग अलग लिखे हैं ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं। ये स्मॉल क्यू जो आया यही इंड्यूस चार्ज है, इंडक्शन के कारण ही आया है। फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज का नहीं हो रहा, चार्ज आया और एक शेप ले लिया, एक डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया। हाँ, वो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, ये हमने अभी भी एग्री कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कोई और चार्ज आ गया अब नहीं आएगा। तो ये दोनों एक ही बात है, इसको तुम इंड्यूस चार्ज बोल दो, जो कंडक्टर के ऊपर चार्ज आया वो बोल दो, ये बेसिकली दोनों सेम ही बात है। और इसका कंबाइंड इफेक्ट ये होगा। तो बेसिकली अगर हमसे पूछा जाए कि इंड्यूस चार्ज कितना होगा तो यही आंसर कर देंगे। बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो पहले वाला जो केस था उसमें इंड्यूस चार्ज नेट चार्ज नहीं होता था, नेट चार्ज तभी भी जीरो था, सिर्फ चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूशन होता था।
अभी चूंकि हमने इसको अर्थ कर दिया तो इसके ऊपर एक नेट चार्ज आएगा। नेट चार्ज कितना आएगा ये हमने पोटेंशियल वाला एक्सप्रेशन से डिराइव कर लिया, फाइन। अब हम जब फील्ड निकाल रहे हैं तो क्यू चार्ज के कारण, और जो क्यू चार्ज आया अर्थ से उसके कारण, और हम तीसरा बोल रहे हैं इंड्यूस चार्ज। अब कोई इंड्यूस चार्ज नहीं है, ध्यान दो, देयर इज नो फर्दर इंड्यूस चार्ज। ये वही क्यू जो है ये वही इंड्यूस चार्ज के कारण ही आया है, इंडक्शन के कारण ही आया ये। तो इसको अलग से लिखने का जरूरत नहीं है, तुम सीधे सीधे या तो ये क्यू लिख दो या फिर ये इंड्यूस लिख दो। वी कांट ऐसे अलग अलग लिखने का बात, ये अलग अलग नहीं लिख सकते, मतलब इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है, ये दोनों कंबाइंड ही है, एक ही है। हमने जबरदस्ती इसको दो पार्ट में अलग अलग दिखा रहे हैं। तो मैंने जानबूझ के ये लिख दिया ताकि तुम लोग को ये बात समझ में आए कि ये दोनों एक ही है। नॉर्मल बच्चे का थिंकिंग ऐसे चलता है, उसके बाद अपने को समझना पड़ेगा कि सेम है। जो क्यू जाए, हाँ क्या हुआ? हाँ मधुरा आ गए तो गए आप, गुड। उन्होंने देखा मैसेज आपका। हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन के बीच में है, अभी एकदम ध्यान से सुनो। तो इंड्यूस चार्ज के कारण अगर हमसे पूछे, या वो क्यू चार्ज जो कंडक्टर के ऊपर है उसके कारण पूछे, इट्स द सेम थिंग, एंड दैट इज के क्यू बाई 3r स्क्वायर माइनस एन वेक्टर, नेट फील्ड जीरो करना है। बहुत सिंपल लॉजिक। और उसी तरह से अगर हमको पी पॉइंट पर भी करेगा तो किसी भी काम है। अगर हमारा एट पॉइंट पी भी करें, एट पॉइंट पी, यहां पर भी वही कहानी है। इस पर इस क्यू के कारण और जो क्यू आया उसके कारण वही इंड्यूस चार्ज। तो तुम सीधे सीधे उसका आंसर लिख सकते हो, ई ड्यू टू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस एम वेक्टर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नेट फील्ड जीरो होना चाहिए, हो रहा है। इसी कारण यहां पर ऐसे बना, तुमने इसके कारण ऐसे बना दिया, यहां पर इसी कारण ऐसे बना, तुमने ऐसे दे दिए, ताकि ये जीरो हो सके, हर पॉइंट पर जीरो होना पड़ेगा। तो वैल्यू और डायरेक्शन सब चेंज होंगे हर जगह, इसीलिए तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। ये क्यों नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बाकी के दो क्वेश्चन। V ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, मतलब ये क्यू चार्ज एट O, ये जो चार्ज आया है उसके कारण O पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। बहुत सिंपल सी बात है, और ये मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं। ये कैपिटल क्यू था और इसके ऊपर जो चार्ज आया है वो माइनस क्यू बाई 3 है। लेकिन बच्चे इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, इधर ज्यादा हो गया इधर थोड़ा कम है, ऐसा मान के चलेंगे। तो क्या फर्क पड़ता है, सेंटर तो जो है वो हमारा इक्वल डिस्टेंस पर ही है ना। और अपने को नेट पोटेंशियल एट O निकालने का नहीं बोल रहा है, अपने को बोल रहा है इंड्यूस चार्ज के कारण वो पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, और इंड्यूस चार्ज माइनस क्यू बाई 3 है, और ये हमारा सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो थर्ड क्वेश्चन जो पार्ट है उसका सीधा सीधा आंसर हम लिख देंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, and that is equals to k minus q by 3 by r। और v नेट अगर पूछा जाए तो v जीरो, कोई डाउट नहीं। तो वी नेट में कौन कौन से टर्म आएंगे ये तो पहले ही बताया था, तभी तो क्यू निकला था। देखो यहां पर ये तीनों के कारण वी क्यू क्यू वी इंड्यूस्ड, यहां पर भी ये दोनों सेम है। तो ये वही हो गया, यही जो स्टेटमेंट तो यहां पर हमने लिखा था, वी ओ नेट जीरो, वी ओ ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, और जो चार्ज आया है माइनस क्यू बाई 3, ये हमारा आ जाएगा माइनस के क्यू बाई 3r। हाँ बोलो, कोई क्वेश्चन है? हाँ पर टाइप करो टाइप करो टाइप करो टाइप करो, और तो माइक काम करता है, रुक जाओ।
हाँ, माइक ट्राई करो, माइक ट्राई करो। हाँ, ओपन ऑन तो हुआ है, बोलो। सर v इनसाइड द कंडक्टर जो था उसके लिए अपन ने फिर v कैपिटल क्यू प्लस v स्मॉल क्यू प्लस v इंड्यूस क्यू दिया था, मतलब जो इंड्यूस चार्ज है वही तो क्योंकि स्मॉल क्यू के हाँ, बराबर क्योंकि होगा। उस समय तक हमने ये बात क्लियर नहीं करी थी। क्या है, ये समय तक हमने ये बात क्लियर ही नहीं करी थी कि इंड्यूस चार्ज और क्यू चार्ज ये दोनों सेम है। तो हमने जानबूझ के यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये ले लिया। लेकिन यहीं पर आके क्योंकि हमने इसका वैल्यू निकाल दिया ना, तब हमने ये बात अब कंफर्म कर दिया कि नहीं, जो भी इंड्यूस चार्ज है वो वही क्यू है, उसके अलावा कोई और चार्ज है ही नहीं। तो तुम इसको कंबाइंडली ले सकते हो। वी क्यू और वी इंड्यूस्ड ये अलग अलग अब है ही नहीं, दोनों सेम ही है। ये हमने यहां पर इस बात को जस्टिफाई कर दिया। हाँ बोलो, और किसका डाउट है? लास्ट पार्ट देखो, ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो कहने का मतलब है कि इसमें कुछ इफ बट बहुत सारे होंगे। इसको हम लोग डाउट डिस्कशन में भी करेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में डाले हैं। तो इसका टेंशन मत लेना कि सर अभी डिस्कशन बहुत अच्छे से नहीं हुआ, अपन करेंगे इसको डिस्कस। लास्ट जो क्वेश्चन था कि हमारा पी पॉइंट पर क्या क्वेश्चन है, वी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज एट पॉइंट पी। फिर से वही बात करेंगे कि पी पॉइंट जो अगर हमने यहाँ पर लिया है, इस पी पॉइंट का भी पोटेंशियल तो जीरो ही होगा, ये सारी इक्वी पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज अगेन पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल क्यू, और ये क्या है, जीरो है। सो के क्यू बाई एक्स प्लस के माइनस क्यू, और सॉरी इसके कारण लिख नहीं सकते, इसके कारण तो निकालना है। इसको तुम कोई एक वेरिएबल का नाम दे दो, वी क्यू ही रहने दो। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा माइनस के क्यू बाई एक्स। तो ये हमारा इंड्यूस चार्ज के कारण चौथे का आंसर है। फोर्थ का आंसर क्या हो गया, माइनस के क्यू बाई एक्स। ये आंसर फॉर द फोर्थ है, ये आंसर फॉर द थर्ड है, और बाकी के दो जो क्वेश्चंस थे ये हमारा आंसर फॉर द फर्स्ट है, और ये आंसर फॉर द सेकंड है। तो ये सारे हमारे एक्सप्लेनेशन है। ये क्वेश्चन 4 पहले और 4 बाद में एक कंप्लीट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंडक्टर्स बताता है हमारा। और इसको आज जैसे हमने कर लिया, इसको आज के बाद कल भी करोगे ना, परसों भी करोगे, तो थोड़ा सा दिमाग तुमको लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, इट नीड सम कंसंट्रेशन। एक पॉइंट और आज डिस्कस कर देते हैं थ्योरी में, और वो है एनर्जी डेंसिटी। क्या होती है एनर्जी डेंसिटी और उसका वैल्यू क्या होता है, प्रूफ भले ही ना बता पाए लेकिन एनर्जी डेंसिटी डिस्कस कर देते हैं। एनर्जी इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब लिखने का यह है कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें एनर्जी है। जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी है। कैसे पता कि इसके पास एनर्जी है? बहुत सिंपल है, एक पॉइंट चार्ज क्यू को डालो, तुम रेस्ट में डालो इसको, जैसे ही छोड़ोगे इसमें एक्सेलरेशन आएगा और ये मूव करने लगेगा। मूव करने लगेगा तो कुछ देर के बाद इसमें एक वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी के कारण इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई।
और हमको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ, इसका मतलब इस पर वर्क डन हुआ, और वर्क डन कौन किया, कोई और तो है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ने ही किया। और एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि चार्ज के ऊपर वर्क हो रहा है और ये वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एबिलिटी टू डू वर्क है। इसका मतलब कि एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एनर्जी सेव करके रखता है, एनर्जी अपने पास रखता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी होती है। अब कितनी होती है ये हमको समझना है। इसको डिराइव करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं पहले फॉर्मूला बता दूंगा और कुछ कुछ काम तुम लोग को दे दूंगा, तुम लोग उसको करना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंटिन्यूअस चीज है, कंटिन्यूअस, और ऐसी चीजें हमने फ्लूइड मैकेनिक्स से पढ़ी थी। तो जब भी कंटिन्यूअस चीज की जब बात होती है ना, जैसे काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक का अगर लिया जाए तो हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन वही फ्लूइड का काइनेटिक एनर्जी अगर लिखना हो तो पर यूनिट वॉल्यूम की बात की जाती है, क्योंकि वो एक कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है। वैसे ही एग्जैक्टली ऐसे ही ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट एनर्जी की बात नहीं होगी भाई कितना एनर्जी, तो यहाँ पर बात होती है एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी कितनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये इसका मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है हमारा एनर्जी डेंसिटी, और ये वैल्यू होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मतलब कहीं भी अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके अंदर एनर्जी है। मान लो जैसे मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात किया, वैसे तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा, और हमने इसमें इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक क्यूबिकल शेप का वॉल्यूम इमेजिन कर लिया, क्यूबिकल शेप। इस तरह का क्यूबिकल शेप का एक वॉल्यूम इमेजिन कर लिया, साइड लेंथ मान लो ए। तो बोलेगा कि इसमें जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एनर्जी कितना होगा। अब हमको पूरे स्पेस का एनर्जी नहीं चाहिए, वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अपने को जितना इस वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी का एनर्जी चाहिए। उसमें कितनी एनर्जी स्टोर है, तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड इन द क्यूब, एनर्जी कंटेंट, ऐसा लिख लो, एनर्जी कंटेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड within the cube is equals to energy density, that is half epsilon naught e square into volume a cube, हो गया। एंड दिस इज इन जूल, और ये हमारा आ जाएगा जूल पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा होता है एनर्जी डेंसिटी, और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम बहुत सारे जगह पर एनर्जी निकालते हैं। अब ये फॉर्मूला आता कैसे है, इसका भी एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, मैं दे दूंगा। अभी थोड़ा जल्दीबाजी में अच्छा नहीं लगेगा एक्सप्लेन करना, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। सेल्फ एनर्जी करके एक कॉन्सेप्ट होता है जो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे, और उसमें बहुत सारा बात होगा। सेल्फ एनर्जी तुम लोग ने पढ़ा भी होगा, एक हॉलो स्फीयर का, एक सॉलिड स्फीयर का सेल्फ एनर्जी क्या होता है, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा है ये पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली क्या है, इन सब पर नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे। और तब हमारा जो डिस्कशन है वो थोड़ा और फ्रूटफुल होगा। और कैविटी का डिस्कशन भी अभी थोड़ा बाकी है। कंडक्टर विद कैविटी, कंडक्टर के अंदर हमने एक कैविटी क्रिएट कर दी तो उसके क्या होंगे इफेक्ट। तो अपन को दो क्लास या 3 क्लास लगेंगे, और जितना ज़्यादा कंडक्टर का डिस्कशन यहाँ होगा कैपेसिटर उतना ही आसान होता जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर इज नथिंग बट कंडक्टर ओनली। अगर तुम लोग ने अभी तक पढ़ लिया हो तो तुम लोग को पता होगा। मेरे को एक बार AITS का शेड्यूल कोई बच्चा फॉरवर्ड कर दे, और टर्म टेस्ट का शेड्यूल
फॉरवर्ड कर दे, पाथ ही कर दे, ज़्यादा अच्छा है, ताकि मैं देख लूँ कि तुम लोग का सिलेबस का क्या है, कितना फास्ट लेके जाना है, कितना स्लो लेके जाना है। आज हमारी ये लास्ट क्लास रहेगी बच्चे, फर्दर नोटिस जब तक नहीं हो तब तक रेगुलर क्लास नहीं होगी, डाउट डिस्कशन होंगे, मैं ग्रुप में अपडेट करता रहूँगा। मैंने वैसे टाइम डेट डाला हुआ है, लेकिन फिर भी बाहर जा रहा हूँ, कुछ बोल नहीं सकते,